17, 18 और 19 जनवरी की रात भारत के इतिहास की सबसे स्याह रात थी। सुबह खून से लथपथ। 35 साल पहले उस सुबह भारत का मस्तक खून से लाल हो गया था। आप सही समझे, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार। आपके सामने लेकर हाजिर हूं कैपिटल टीवी का खास शो एक्स-रे। 19 जनवरी 1990 की सुबह मस्जिदों से अजान के साथ साथ नारे और धमकियां गूंजने लगी। जागो जागो, सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पर लर्जन तारे हैं, अब कश्मीर की बारी है। हम क्या चाहते? आजादी। आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। उस रोज कश्मीर में दहशत गर्दों की ही आवाज गूंज रही थी। अगर कश्मीर में रहना होगा, अल्लाहू अकबर कहना होगा। ए जालिमों, ए काफिरों, कश्मीर हमारा है। यहां क्या चलेगा? निजामे मुस्तफा। रालिब गालिब या चालिब, यानी धर्म बदल लो, इस्लाम स्वीकार करो या मरो, या कश्मीर छोड़कर भाग जाओ। असी गछी पाकिस्तान, बटव रोअस तब बटनेव सान। मतलब हमें पाकिस्तान चाहिए और हिंदू औरतें भी, मगर अपने मर्दों के बिना। दहशतगर्द कश्मीर की मस्जिदों और सड़कों पर घूम घूम कर ये धमकियां कश्मीर में रहने वाले हिंदू पंडितों को दे रहे थे। वो सिर्फ धमकी नहीं देते थे, किसी भी घर में AK-47 लेकर घुम जाते थे। किसी भी घर में AK-47 लेकर घुस जाते थे। हिंदू महिलाओं के साथ रेप करते थे, घर वालों को मारते पीटते थे, लूटपाट करते थे। हिंदू पंडितों के साथ यह सब करीब 1 साल से हो रहा था, लेकिन 4 जनवरी 1990 को यह बहुत बढ़ गया, जब कश्मीर के एक उर्दू अखबार में हिजबुल मुजाहिदीन के हवाले से एक आर्टिकल छपा। आर्टिकल में लिखा था, कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ दे। यह बात अखबार में एक नहीं 2 दिन छपी। गोलियों की आवाज और मस्जिदों के लाउड स्पीकर से दी जाने वाली धमकियों से पूरा कश्मीर गूंज उठा। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम से उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा तक इस दहशत की आवाज गूंज रही थी। दहशतगर्दों के सबसे ज्यादा ऐलान श्रीनगर में हुए, जहां मस्जिदों से ऐलान किया गया, कश्मीरी पंडित घर छोड़कर वादी से बाहर चले जाएं, नहीं तो हश्र बुरा होगा। श्रीनगर की रैनावाड़ी से लेकर मायसुमा तक मकानों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंदू औरतों के बलात्कार की घटनाएं आम हो गई। घरों में घुसकर लूटपाट होने लगी। हर तरफ नारा लगने लगा, कश्मीर को पाकिस्तान चाहिए, लेकिन कश्मीरी पंडितों के बिना। वो घाटी से चले जाएं और अपनी औरतों को यहीं छोड़ दें। ऐसी धमकियां कश्मीरी पंडितों को पिछले कुछ महीनों से मिल रही थी। घाटी में दहशतगर्दी की शुरुआत जुलाई 1988 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम की आतंकी संगठन की स्थापना से हुई। दहशतगर्दी का पहला अध्याय बना टीकालाल टपलू की निर्मम हत्या। पेशे से वकील टीकालाल टपलू जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। टपलू उन लोगों में से थे जिनका सारा वक्त कश्मीरी पंडितों की हिमायत में गुजरता था। 14 सितंबर 1989 की बात है। सुबह का वक्त था। श्रीनगर के चिक्रांत मोहल्ले में एक मकान के बाहर एक छोटी सी बच्ची रो रही थी। वहीं पास में वकील टीकालाल टपलू अपना कुछ काम कर रहे थे। पास खड़ी बच्ची को रोता देखकर टीकालाल ने पूछा, क्यों रो रही है? बच्ची की मां की घर के अंदर से ही आवाज आई, स्कूल में जलसा है, इसे पैसे चाहिए पर पैसे हैं नहीं। टीकालाल ने जेब में हाथ डाला और 5 रुपए बच्ची की हथेली पर रख दिया। बच्ची ने रोना बंद कर दिया। तभी टीकालाल को सामने से कुछ हथियारबंद लोग आते दिखाई दिए। टीकालाल कुछ समझ पाते उससे पहले ही दहशतगर्दों ने बंदूक के मुंह खोल दिए। टीकालाल को गोलियों से छलनी कर दिया। सरेराह टीकालाल टपलू की हत्या ने कश्मीरी पंडितों के दिल में दहशत भर दी। इस घटना के बाद से रोज कश्मीर से पंडितों के पलायन का सिलसिला शुरू हुआ। सभी को मालूम था कि टीकालाल टपलू के हत्यारे कोई और नहीं बल्कि JKLF के आतंकी थे, और यह बात मीडिया की खबरों का हिस्सा तो जरूर बनी, लेकिन आरोपी कभी पकड़े नहीं गए। टीकालाल टपलू की हत्या के कुछ दिन बाद की ही बात है। कश्मीर के बाजारों में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के पोस्टर चिपकाए जाने लगे। कश्मीर की कथित आजादी का मूवमेंट कश्मीरी पंडितों के खिलाफ एक बड़ी साजिश के रूप ले रहा था। मुसलमानियत के नाम पर घाटी में उन्मादी भाषण दिए जाने लगे। 14 अक्टूबर 1989 को JKLF के ही एक कार्यक्रम में नारा लगाया गया, यहां चलेगा क्या? निजामे मुस्तफा। आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर में गूंजते ये नारे कश्मीर का भविष्य लिख रहे थे।
कश्मीरी पंडितों की आवाज कथित मुसलमानियत की आवाज के नीचे कहीं दब चुकी थी। हर उस शख्स को निशाना बनाया जा रहा था जो कश्मीरी पंडितों की हिमायत करता था। कश्मीर में दहशत की काली कथा में एक और तारीख जुड़ी, 4 नवंबर 1989। श्रीनगर के महाराजा हरि सिंह रोड पर दिन दहाड़े जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस नीलकंठ गंजू को मौत के घाट उतार दिया गया। जस्टिस गंजू वो थे जिन्होंने जेकेएलएफ के संस्थापक मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। मकबूल भट्ट को फांसी की सजा इसलिए सुनाई गई क्योंकि उस पर अगस्त 1966 में पुलिस इंस्पेक्टर अमीर चंद की हत्या करने का आरोप सिद्ध हो गया था। फांसी का फैसला 1968 में जस्टिस गंजू की कोर्ट में सुनाया गया था। जेकेएलएफ ने बीच रोड पर जस्टिस गंजू की हत्या कर दी और उनकी पत्नी को अगवा कर लिया। फिर उनका कभी पता नहीं चला। नवंबर 1989 की बात है। कश्मीर के अखबारों में अनंतनाग जिले में रहने वाले प्रेमनाथ भट्ट के लिखे लेख चर्चा का विषय बन रहे थे। वो एक तेज तर्रार वकील थे। 27 दिसंबर 1989 की शाम को वो अपने घर जा रहे थे। तभी हथियारों से लैस 3 अज्ञात हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। ये जेकेएलएफ के आतंकवादी थे जिन्होंने भट्ट के सिर पर गोली मारी। नारा वही था, आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके एक हफ्ते बाद ही 4 जनवरी 1990 को उर्दू अखबार आफ्ताब में हिजबुल मुजाहिदीन ने छपवाया कि सारे पंडित कश्मीर की घाटी छोड़ दें। अखबार अल सफा में भी कश्मीरी पंडितों के लिए यह चेतावनी छापी गई। घरों की दीवारों पर पोस्टर चिपका दिए गए कि हिंदुओं कश्मीर छोड़ दो। हिंदू घरों पर लाल घेरा बनाया गया। उसके बाद श्रीनगर के कई इलाकों में हिंदुओं के मकानों को जलाकर खाक कर दिया गया। हिंदू महिलाओं का बेदर्दी से रेप किया जाने लगा। हथियारबंद दहशतगर्द लाल घेरे वाले मकानों में कभी भी घुस जाते थे, लूटपाट करते थे, रेप करते थे और उन पर बेइंतहा अत्याचार करते थे। दहशत के ऐसे हालात में हजारों कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर छोड़ देने का फैसला लिया। वो तारीख थी 19 जनवरी 1990, जब सबसे बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने घाटी से पलायन किया। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने एक आंकड़ा दिया था जिसके अनुसार जनवरी 1990 में घाटी में 75,343 कश्मीरी परिवार रहते थे। 1990 और 1992 के बीच 70,000 से ज्यादा पंडित परिवारों ने घाटी से पलायन किया। जो कश्मीर में रह गए उन पर आतंकवादियों ने जो कहर ढाया उसे याद करके भी सिहरन होती है। गिरजा टिक्कू का नाम तो आपने सुना होगा। कुछ समय पहले देश की संसद में भी ये नाम गूंजा था, जब उस समय केंद्रीय मंत्री रही स्मृति ईरानी ने भरी संसद में गिरजा टिक्कू और सरला भट्ट पर हुई बर्बरता का काला सच सुनाया था। सरला अनंतनाग से ताल्लुक रखती थी। वो एक नर्स थी। वो सौरा में मौजूद शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम करती थी। उन्हें 14 अप्रैल 1990 को उनके मेडिकल इंस्टीट्यूट से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों ने किडनैप कर लिया था। आतंकियों ने उनके साथ कई दिनों तक गैंग रेप किया था। इसके बाद क्रूरता के साथ आतंकियों ने उनके शरीर के कई टुकड़े कर दिए और शव को 19 अप्रैल 1990 को श्रीनगर के डाउनटाउन में फेंक दिया था। जहां तक गिरजा की बात है, वो सरकारी स्कूल में एक लैब असिस्टेंट थी। बारामूला जिले के अरिग्राम गांव में रहती थी। 11 जून 1990 का ही वो मनहूस दिन था जब गिरजा टिक्कू अपनी तनख्वाह लेने स्कूल गई थी। गिरजा टिक्कू को तनिक भी आभास नहीं था कि आतंकवादियों की नजर उन पर है। वो बस से घर वापस जा रही थी। रास्ते में आतंकवादियों ने बस को रोक लिया। गिरजा टिक्कू को बस से घसीटते हुए उतारा गया और आतंकियों ने उसे एक कार में फेंक दिया। उस कार के अंदर 5 लोग सवार थे। उन 5 ने दहशतगर्दी की हदें पार कर दी। 20 साल की गिरजा टिक्कू के साथ बलात्कार किया। आतंकवादी गिरजा को लेकर एक सॉ मिल में पहुंचे, जहां आरा मशीन से लकड़ियों के बड़े बड़े लट्ठों को काटा जाता है। आप भरोसा करें या नहीं, आतंकवादियों ने गिरजा टिक्कू को उसी आरा मशीन में डालकर बहुत ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। मशहूर पत्रिका इंडिया टुडे ने अपनी फरवरी 1990 के अंक में लिखा था, जनवरी महीने के 17, 18 और 19 तारीख जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे विभत्स दिन की तरह हैं। कई वर्षों से अलगाववाद की आग में झुलस रही घाटी के लिए 1990 में ये 3 तारीखें कश्मीरी पंडितों के पलायन की गवाह बनी। मस्जिदों से घाटी छोड़ देने के फरमान जारी किए जा रहे थे और सड़क पर नारे लगाती और हिंसा करती भीड़ गश्त कर रही थी।
17, 18 और 19 जनवरी को जो हुआ वो अचानक नहीं था, बल्कि बीते कई सालों से बिगड़ती स्थिति का नतीजा था। इस दौरान कश्मीर घाटी की सड़कों पर दहशतगर्दी का क्या आलम था, ये इंडिया टुडे हिंदी के 31 जनवरी 1990 के अंक में शेखर गुप्ता की कवर स्टोरी में देखने को मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा, अक्सर भीड़ में आगे चलती औरतों और बच्चों के पीछे सशस्त्र उग्रवादी छिप कर चलते थे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस की 24वीं बटालियन के हवलदार कामेश्वर चौधरी को पिछले पखवाड़े यही कड़वा अनुभव हुआ था। वो अपने टुकड़ी के साथ ज्यादातर औरतों वाले एक हुजूम को घर लौट जाने के लिए मना रहे थे। तभी पिस्तौल से निकली एकमात्र गोली उनके गले में आ लगी। बदले में चली पुलिस की गोलियों से एक प्रदर्शनकारी मारा गया, लेकिन हत्यारा उग्रवादी अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। चौधरी के मरने की खबर फैलते ही दूसरे जवान भी गुस्से में आ गए, और गुस्सैल जवानों का मतलब होता है ज्यादा मौतें, और उग्रवादी ठीक यही चाहते हैं। घाटी में ऐसी सैकड़ों वारदात हुई जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। हां, एक रिकॉर्ड अब तक है, आतंकवादी फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे का, जिसने ये कबूल किया था कि उसने अकेले 20 लोगों को मारा था। इस बात को वो बड़े घमंड से सुनाता था। 1991 में दिए गए एक इंटरव्यू में बिट्टा कराटे ने 20 कश्मीरी पंडितों की हत्या की बात कबूल की थी। उसने इंटरव्यू में कहा था कि अगर उसे अपनी मां या भाई का कत्ल करने का आदेश मिलता तो वो उनकी हत्या करने से भी नहीं हिचकता। उसने कबूल किया कि उसे कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम का आदेश पाकिस्तान से मिल रहा था। बिट्टा कराटे ने बताया था कि कैसे उसने 22 साल के कश्मीरी पंडित सतीश कुमार टिक्कू की हत्या से घाटी में कत्लेआम का सिलसिला शुरू किया था। जब उससे पूछा गया कि सतीश को उसने क्यों मारा, तो उसने जवाब दिया कि शायद वो आरएसएस से संबंध रखता था। बिट्टा ने दावा किया कि उसने कश्मीरी पंडितों को या तो सिर पर या दिल में गोली मारी थी। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि आतंकवादी कैमरे पर अपने गुनाह बड़े घमंड से कबूल करता है, लेकिन उस समय और उसके बाद आई कश्मीर और केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि बिट्टा कराटे और जेकेएलएफ के ही आतंकवादी यासीन मलिक को सरकारी दामाद की तरह रखा। उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया, तमाम सुख सुविधाओं से नवाजा। खुद को कश्मीरी कौल ब्राह्मण कहने वाले राहुल गांधी की 2004 से 2014 तक देश में सरकार रही। उन्हें क्या एक बार भी ख्याल नहीं आया कि अपने कश्मीरी भाई बहनों पर हुई बर्बरता का कानूनी रास्ते से इन आतंकवादियों से हिसाब किताब ले? 1990 तक कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, लेकिन उन्होंने भी कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया। केंद्र में तीसरे मोर्चे की सरकार थी, उसने भी कश्मीरी पंडितों को दहशतगर्दों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया। अब आप सोचिए, 1941 में कश्मीर की आबादी में 15% पंडित थे। 1991 तक यह प्रतिशत सिमटकर 0.1 रह गया। 50 साल में किसी एक क्षेत्र में किसी एक समुदाय का प्रतिशत इतना गिर जाए तो उसका एक ही मतलब होता है, नरसंहार। और कश्मीर में यही हुआ। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद सबसे पहले यासीन मलिक, बिट्टा कराटे जैसे तमाम अलगाववादियों के पर काटे गए, जो खुद को कश्मीर का मुकद्दर कहते थे। मोदी सरकार में वो जेल में चक्की पीस रहे हैं। वो मोदी सरकार ही थी जिसने अनुच्छेद 370 को हटाकर कश्मीर को मुख्य धारा में शामिल किया। हर कश्मीरी को वही अधिकार दिए जो देश के हर नागरिक को मिलते हैं। तो आज की एक्सरे रिपोर्ट में इतना ही। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हुए दुर्दांत अत्याचारों की एक्सरे रिपोर्ट वाकई दिल दुखाने वाली है। इस रिपोर्ट पर आप अपनी राय दें। आप हमें सुझाव दें कि आप किन मुद्दों पर एक्सरे रिपोर्ट देखना चाहते हैं। हम सुझाए गए मुद्दों पर एक्सरे रिपोर्ट तैयार करने का प्रयास करेंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत, और हाँ, कैपिटल टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एक नए मुद्दे की नई एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।